मैं यहाँ पर बताने लगा था कि डेवऑप्स की कुछ स्टेजेस हैं जिसमें वर्जन कंट्रोल आता है, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन आता है, CI/CD का नाम सुना होगा, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का नाम सुना होगा। तो बात ये कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है। वर्जन कंट्रोल ये होता है कि लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन अ पेंट। मेरी आमतौर पे ये प्रैक्टिस रहेगी आप लोगों को पढ़ाते हुए भी कि मैं पेंट के ऊपर ड्रॉ करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। सपोज दैट के वी हैव 1 2 3 डिफरेंट डेवलपर्स। ये डेवलपर्स हैं, ठीक है, ये डेव टीम है आपकी। डेवलपमेंट जहां पर हो रही है, आपकी टीम बैठी हुई है, ये वो है। एंड हियर वी हैव आर रिमोट रिपोजिटरी होती है। रिमोट रिपोजिटरी किसको कहते हैं, या वर्जन कंट्रोल किसको कहते हैं? वर्जन कंट्रोल के लिए ना जो टूल यूज होता है ना, मैं उनके नाम लिख देता हूँ। जो टूल ज्यादा यूज होता है वो है गिट। और अगर गिट इज अ टूल जो कि कमांड लाइन बेस्ड टूल है, जिसके थ्रू हम वर्जन कंट्रोल करते हैं। और जिन रिमोट रिपोजिटरीज में कुछ इजी वर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी ऑब्वियसली ये अगर किसी ने नाम नहीं सुने हुए तो परेशान नहीं होना। मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में भी कोर्स कंटेंट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। वहां पर हम लोगों ने एक एक चीज को, हमने गिट की इंस्टॉलेशन भी करनी है, हमने रिमोट जो मैं भी रिपोजिटरीज की रिपोज की बात कर रहा हूँ, हम इनको भी देखेंगे। और उसमें आता है गिटहब, आता है बिट बकेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गिट लैब का सुना होगा, ये सब कुछ है। सपोज दैट के फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग गिटहब। अब गिटहब है, गिटहब के ऊपर ये वर्जन कंट्रोल होता है। वर्जन कंट्रोल का मेनली पर्पस ये होता है कि हमें ये वर्जन कंट्रोल इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था कि कंपनीज का पर्पस ये था कि जब डेवलपर्स कोई चीज कोड लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं, पाइथन का लिखते हैं, जावा का लिखते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का कोड लिखते हैं, तो व्हाई दे आर स्टोरिंग देयर कोड्स इनसाइड देयर ओन लैपटॉप्स। यानी अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम्स के ऊपर क्यों कोड को रख रहे हैं। यानी कि अपना कोड लिखा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस डेवलपर ने कोड लिखा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस डेवलपर ने लिखा कोड यहाँ पर पड़ा है। अगर लैपटॉप को कुछ हो गया, या उनकी ड्राइव को कुछ हो गया, या उनके कोई डेटा करप्ट हो गया, या कोई भी वजह हो, तो उनका कोड की, उनकी एफर्ट सारी जाया हो जाएगी। तो व्हाई दे डोंट पुट देयर कोड इन एनी क्लाउड, यानी कि किसी भी ऐसी लोकेशन पे रख दें कोड जहां पर वो सेफ है। तो दिस इज कॉल्ड द गिटहब। इसको कहता है रिमोट रिपोजिटरी। ये बड़ी मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये जो कुछ टर्म्स हैं वो मैं इसलिए बहुत बेसिक लेवल पे जाके यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस डिफरेंट, क्या नाम है, आप लोग जो सारे बैठे हुए हो डिफरेंट यानी कि फील्ड से और डिफरेंट स्टैक से बिलोंग करते हो। तो ऑब्वियसली कुछ आईटी से होंगे, कुछ नेटवर्क से होंगे, कुछ डेवलपमेंट से होंगे। डेवलपर्स के लिए गिटहब इज अ फन, क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपर्स का काम है इसके ऊपर काम करना ज्यादा। वो तो मुझसे भी शायद ज्यादा जानते होंगे, लेकिन चीज ये कि डिफरेंट ऑडियंस है, तो इसलिए मुझे बहुत बेसिक लेवल के वर्ड्स यूज करने हैं, तो ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जब तक मेरी ये साथ साथ चीजें देख रहे हैं, आप सब मुझे अपना डेवऑप्स का नॉलेज आउट ऑफ 5 रेट करके मुझे बताएं कि आप लोग को डेवऑप्स का क्या अंडरस्टैंडिंग है। और अगर किसी का 0 है तो मैं आई विल प्रेफर कि आप लोग 0 भी एंटर करें, जिसको नहीं आता। और शर्माने वाली चीज नहीं है, बिकॉज 0 इसलिए क्योंकि 0 से ही मुझे पता है कि ये चलना है ना। ऑब्वियसली दिस इज द थिंग जो कि आप सीखने आए हो। सो 0 इज नॉट अ बैड थिंग। तो जो जिसका 0 नॉलेज है, अच्छा कैसर का 5 में से 7 है, ये सही है वैसे। अच्छा, लेकिन ये कि जिसका 0 है तो वो शर्माना नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह ये एक्सप्लेन करूंगा। बट आप सब आंसर जरूर करें मुझे, ताकि आइडिया हो ना कि आप लोग सबका नॉलेज क्या है। अच्छा, तो रिमोट रिपोजिटरीज, इसमें पर्पस क्या है कि हम क्या करें कि हम अपने कोड को किसी भी रिमोट रिपोजिटरी में रख देंगे। फिर दूसरा पर्सन होगा जो डेवलपमेंट करेगा, वो भी इसी तरह अपना कोड जो है किसी रिपोजिटरी में रख देगा। तीसरा पर्सन है वो भी किसी कोड को जो है वो अपने रिमोट। इसका मेनली पर्पस क्या है कि मेनली पर्पस ये है कि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। एक तो हम किस डेवलपर ने, यानी कि ए डेवलपर ये है, बी डेवलपर ये है, सी डेवलपर ये है, तो इन डेवलपर्स में से किसने क्या कोड में लाइन लिखी, क्या कोड में चेंजेस की, हम उसको एक तो ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम अपने ट्रैक्स को मॉनिटर कर सकते हैं और उनके डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक के ए डेवलपर ने आज यानी कि 2 दिन पहले जो चेंजेस बनी थी वो भी यहाँ पर पड़ी होंगी, आज जो चेंजेस भेजी हैं वो भी यहाँ पर पड़ी है, जो आइंदा चेंजेस भेजेगा वो भी यहाँ पर पड़ी होंगी। तो हम अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, उनके डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं, और उन सारे वर्जन्स को कंट्रोल करने का जो जो चीज यूज होती है उसको हम गिट कहते हैं, जो कि टूल यूज होता है फॉर दिस मैनेजमेंट।
बहुत डिटेल से मैं बहुत सारी चीजें गिट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, गिटहब में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन, तो इसमें मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मैं आपको ब्रांचेस का, रिपोजिटरीज का, मैं कमिट्स का नहीं भी बता सकता, मैं आपको भी ये नहीं बता सकता कि आपको चेंजेस पुश कैसे करनी है, पुल कैसे करनी है, क्लोन कैसे करनी है। दीज आर द थिंग्स जो कि हम इंशाल्लाह अपने कोर्स कंटेंट में कवर करेंगे। लेकिन असल पर्पस ये कि हमें डेवलपर्स की चेंजेस को ट्रैक करना है, किसने कब चेंज की, किसने क्यों चेंज की, किसकी वजह से कोई इशू क्रिएट हुआ, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और दूसरी चीजें ये होती है कि हम अपनी चेंजेस को प्रॉपर ब्रांचेस के थ्रू हम जो है वो मर्ज कर सकते हैं, यानी कि ये चेंज डेवलपमेंट का है, ये स्टेजिंग का है और ये प्रोड का है, तो हम डेवलपमेंट की चेंजेस स्टेजिंग में और स्टेजिंग की चेंजेस जो है वो प्रोड में लेके जाएंगे। अगर किसी को नहीं आइडिया, जस्ट एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेजेस यूज होती हैं, या जिसको हम इन्वायरमेंट्स भी कह सकते हैं। कंपनी से करती हैं, अब वो प्रेफर करती हैं कि हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हों जिसके थ्रू हम अपनी जो है वो चेंजेस को लाइव कर सकें। लाइक के एक हम कंपनीज बनाती हैं डेव एनवायरमेंट, और उसके बाद दूसरा एनवायरमेंट बनाती है जिसको हम कहते हैं स्टेजिंग एनवायरमेंट, और तीसरा वो बनाती है प्रोड। इसके अलावा भी लोग बनाते हैं, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ हमारी 5-5, 6-6 स्टेजेस भी हैं, लेकिन आमतौर पर 3 स्टेजेस होती क्यों है भाई? डेवलपर्स ने जो आमतौर पर डेवलपमेंट करनी है वो स्टेज पे करेंगे। whenever the changes are finalized and filtered, के वो चेंजेस जो हमारी प्रोडक्शन में जा सकती हैं, हम उन चेंजेस को उठा के स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डाल देंगे। स्टेजिंग एनवायरनमेंट यानी कॉपी होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का, सेम एज इट इज, यानी कि प्रोडक्शन का जो लाइव एनवायरनमेंट है उसकी कॉपी है, रियल कॉपी होती है जिसको हम स्टेजिंग है, लेकिन ये प्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन यहां पर जब चेंजेस चली जाती है तो यहां पर हम कहते हैं कि भाई क्यूए की टीम बैठो और यहां पर बैठ के इसका क्वालिटी एश्योरेंस जो पूरा प्रॉपर होता है वो प्रॉपर करो कि भाई यहां पर सब सही चल रहा है, चलो ठीक है, अब चेंजेस हो गए, अब इसको ले जाओ लाइफ के ऊपर, तो ये प्रोड आपका होता है। तो हमारी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं डेवलपमेंट से स्टेजिंग, स्टेजिंग से प्रोड में लेके जाने के लिए हम डिफरेंट ब्रांचेस से होके यहाँ पर जाते हैं। तो ये पूरी ऑटोमेशन है जिसको हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह अपने पूरे थ्रू आउट द कोर्स। तो ये आता है वर्जन कंट्रोल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कहते हैं कि एक कुछ ऐसा टूल होना चाहिए जो कि हमारे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को जोड़ सके। लाइक अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं उसी एग्जांपल के ऊपर वापस जाता हूं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ना एक ऐसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए। मैंने इसको ना यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ और इसको डिलीट कर दो। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जो कि इंटीग्रेट करे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को। तो हम यहाँ पर एक टूल लगा सकते हैं, लाइक जो भी CI टूल होता है जिसको हम कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कहते हैं, और इसकी एग्जांपल ये कि जो हम अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं CI के अंदर, वो है जेंकिंस। जेंकिंस क्या करेगा? जेंकिंस इंटीग्रेट करता है कि जो चेंजेस डेव में आ रही हैं उसको इंटीग्रेट करेगा, यानी गिटहब के साथ स्टेजिंग एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करेगा, यानी डिफरेंट ब्रांचेस को पकड़ के इंटीग्रेट करेगा। किसके साथ? वो करेगा डिफरेंट इन्वायरमेंट जो कि हम लोगों ने एक्चुअल इन्वायरमेंट्स, मैंने अभी आपको जो इन्वायरमेंट्स बनाया वो एक्चुअल में ये हैं कि सर्वर्स, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सर्वर्स कह सकता हूं, अकाउंट्स कह सकता हूं। मैं जिस क्लाइंट के साथ काम करता हूं वहां पर AWS के 3 डिफरेंट अकाउंट्स यूज होते हैं, यानी कि सिर्फ सर्वर्स यूज नहीं होते। यानी कंपनी, छोटी कंपनी से करती है आमतौर पे, छोटी कंपनी से करती हैं कि वो डेव के लिए एक सर्वर बना लेती हैं, यानी एक सर्वर या एक मशीन बना लेती हैं डेव के लिए। या अब मैं जिस बता रहा हूँ इस लेवल तक लोग कंपनीज काम करती है कि वो डिफरेंट AWS का अकाउंट बनाया हुआ उन्होंने कि ताकि कोई मसला आए ही ना। डेव के लिए आ गया। उसके बाद आ जाता है स्टेजिंग। स्टेजिंग में आ जाएगा स्टेजिंग की कुछ मशीन, मैं मशीन लिख दिया, इसको इजी वर्ड में लिखा है, अदरवाइज तो ये सर्वर्स होते हैं। और तीसरा होता है प्रोड। अब इस जो टूल है इसका काम ये है कि इसने इंटीग्रेट करना है कि भाई जब डेव की चेंजेस आए, ये वाली चेंजेस आए, तो इसको उठा के तुम डेव में ले जाओ चेंजेस को। Whenever we got the changes from the staging, then we will implement it on the staging machines. Whenever we got the changes on a production level, यानी कि चेंजेस आए तो उसको प्रोडक्शन में ले जाओ। और ये सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं करता, उनको मैनेज कर रहा होता है, उनके ऊपर चेंजेस को इंप्लीमेंट कर रहा होता है, उनके ऊपर डिफरेंट टेस्ट केसेस इंक्लूड कर रहा होता है। जेंकिंस इज अ ह्यूज थिंग। जेंकिंस को इंक्लूड करने का मेनली पर्पस ये है कि जेंकिंस इज अ ओपन सोर्स टूल, जो कि मैं भी आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। इट्स अ CI टूल और मार्केट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसके सब्स्टिट्यूट टूल्स भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा,
बट आई थिंक इंटीग्रेशन लेवल पे ये है। यहाँ पर देखना लिखा भी हुआ कि कंपाइल में हेल्प करेगा, वैलिडेट करने के लिए, कोड रिव्यू करने के लिए, यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए टेस्टिंग को, ये सारे काम आपके जो है वो इसमें इंक्लूड करेगा। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी का मतलब और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ये दो चीजें लोग आज तक यही समझते हैं कि CI/CD में कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट होती है, लेकिन एक बात याद रखें, CI/CD के अंदर अब ज्यादातर यूज होती है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट में फर्क ये होता है कि डिलीवरी का पर्पस ये होता है कि भाई हम लोगों ने ये जो मैंने अभी लाइंस लगाई हैं इनमें से हम इस लाइन को निकाल देते हैं, ये दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। क्यों? कंपनीज आमतौर पे, मैं भी जिस कंपनी से काम कर रहा हूं, हम लोग वहां पर भी कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ही मेथड यूज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट नहीं यूज कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? कंपनीज कहती हैं कि ज्यादातर उनकी कोशिश ये होती है कि हम यहां पर डेव में तो चलो चेंजेस जेंकिंस के थ्रू कर लें, यानी कि ऑटोमेटेडली, यानी कि ये ऑटो चेंजेस होती है कि यानी कि व्हेनेवर वी गॉट द चेंज, एनी चेंज इन द एनी डिप्लॉयमेंट ब्रांच, यानी कि जब भी हमारी किसी ब्रांच में कोई चेंज आता है तो वो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली यहां पर इंप्लीमेंट हो जाता है। और व्हेनेवर वी गॉट एनी PR यानी कि पुल रिक्वेस्ट होती है, जब भी हमारी कोई मर्ज होती है स्टेजिंग में, तो हमारी चेंजेस स्टेजिंग में चली जाती है। यहां तक तो कंपनीज ऑटोमेटेड करती हैं मैं अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, बट कंपनीज ये नहीं कहती कि जब भी हमारा चेंज मास्टर में मर्ज हो तो ऑटोमेटिकली यहां पर ना जाए, बल्कि हम इसको मैनुअली करें। इसलिए ये जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये डिलीवरी है, डिप्लॉयमेंट नहीं है। दुनिया में, मैंने ये लास्ट अपने वेबिनार में भी एक्सप्लेन किया था, जो वेबिनार मैंने अटेंड किया था, दुनिया में 2 कंपनीज ये बड़ी जो ये कहती हैं कि हम लोग पूरा एक्चुअल CI/CD इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट यानी कि ये वाला पार्ट करते हैं। और उनमें से वो 2 कंपनीज है, फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स। वो कहते हैं कि व्हेनेवर वी मेड, उनका एक पूरा केस स्टडी है, अगर आप नेट पे जाएं, आप यहाँ लिखें आपको मिलेगा नेटफ्लिक्स का भी। वो कहते हैं कि व्हेनेवर हमारे को डेवलपर कोई चेंज करता है और वो तमाम स्टेजेस से गुजर के पास हो जाता है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में डिप्लॉय होता है। बट आमतौर पे कंपनीज ये रिस्क नहीं लेती, लेकिन वो कंपनीज क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे हैं एंड दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, तो वो कहते हैं कि उनकी चेंजेस ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट होती है प्रोडक्शन के ऊपर उनकी। तो डिलीवरी इज नॉट अ बैड थिंग। यहाँ पर हम UAT करते हैं, यहाँ पर हम टेस्टिंग कर लेते हैं, व्हेनेवर वी आर कॉन्फिडेंट कि भाई हमारी चेंजेस ओके हैं, हम मैनुअली बैठते हैं और हम उसको डिप्लॉय करते हैं ऑन आवर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। मैनुअली का मतलब ये नहीं होता कि हमने खुद कोड रखना है, हमने चलाना तो जेंकिंस के थ्रू ही है पाइपलाइन, बट वो ऑटोमेटेड नहीं चलेंगे, हम उनको मैनुअली चलाएंगे, पहले चेंजेस को खुद मर्ज करेंगे, PRs को मर्ज करेंगे एंड देन वी विल इंप्लीमेंट। और इन तमाम स्टेजेस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है मॉनिटरिंग। क्योंकि अगर हमारी इस लेयर पे कोई चीज फेल होती है, या इधर या इधर या इधर कोई फेल होती है, तो हमें उसको मॉनिटर करना है, और मॉनिटर हर जगह पे करना है, हर स्टेज पे मॉनिटर करना है। तो मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूसली चलती है। मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्वियसली डेवऑप्स का, क्योंकि देखें कोई चीज विजिबल नहीं होगी, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हम कैसे जज करेंगे कि यार ये ठीक है या गलत है। तो ये चीज आपकी मॉनिटरिंग के साथ थी।